पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, है ना। लोक प्रशासन में नैतिक व्यवहार के निर्धारक तत्वों का परीक्षण कीजिए। दूसरा क्या है? फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से हमारे मॉरल करेक्टर को शेप करते हैं, है ना। परिवार, समाज एवं शैक्षणिक संस्थान की भूमिका। थर्ड क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एटीट्यूड से। ओके। यहाँ पे ये भी वर्ड है, परजुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब अन्य और सामाजिक प्रभाव। ओके। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड, नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्तियों की भूमिका पर चर्चा। पांचवा क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। छठा क्वेश्चन है प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। ठीक है। निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता। अब जो हम लोग का फर्स्ट टेस्ट का टॉपिक क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और एटीट्यूड, है ना। तो हर टॉपिक से मैंने दो दो क्वेश्चन रखे हैं। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार सब लोग रीड कर लेना। इथिकल कंडक्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is shaped not merely by moral character of individual officials but also by the institutional environment in which they operate. Examine determinants of ethical behavior, है ना। लोक प्रशासन में नैतिक व्यवहार के निर्धारक तत्वों का परीक्षण कीजिए। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा है, नैतिक व्यवहारों के निर्धारक तत्वों का परीक्षण करना, एग्जामिन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या लिखना है इसमें, फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करना है। ठीक है। इसमें स्ट्रक्चरिंग में क्या हो सकता है, हेडिंग वन क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में? यहाँ पे मुझे लग रहा है हेडिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है लोगों का। पहला हेडिंग क्या रहेगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, नैतिक व्यवहार में के निर्धारक तत्वों का परीक्षण। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, ये हम लोग का मेन क्वेश्चन का डिमांड है। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का पहला लाइन क्या बोल रहा है कि इथिकल कंडक्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट सेव्ड नॉट मेयरली बाय मॉरल करेक्टर बट ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट, है ना। तो जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लोग ए और बी दो हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से वो जो नैतिक चरित्र होता है, इंडिविजुअल करेक्टर होता है, मॉरल करेक्टर, कैसे वो डिसाइड करता है। दूसरा, संस्थागत परिवेश। ठीक है। तो मॉरल करेक्टर किस तरीके से सेव करता है, दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? संस्थागत परिवेश, है ना, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट। ठीक है। तो जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, क्वेश्चन का जो कीवर्ड है उसी को ही हमने हेडिंग बनाया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिकल बिहेवियर। लेकिन हमने उसको किसी का साउंड ऑन है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन में पूछा है एग्जामिन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिकल बिहेवियर, है ना, तो हम लोग डिटर्मिनेंट को ही हेडिंग बनाए हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को भी समझना है, ऐसा नहीं कि इसको हम लोग इग्नोर कर दें। अदरवाइज क्या होगा कि डिटर्मिनेंट आप लिखोगे विदाउट कंसीडरिंग कि मॉरल करेक्टर का कितना रोल है, इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट का कितना रोल है। ठीक है। तो पहला हेडिंग हमारा ये हो गया। दूसरा हेडिंग हम लोग क्या बता सकते हैं कि कैसे इथिकल बिहेवियर या फिर लोक प्रशासन में नैतिक व्यवहार का निर्माण करें। ठीक है। तो दूसरा हेडिंग हम लोग का ये हो जाएगा। पहला हेडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, लेकिन क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से हम दो हेडिंग यहाँ पे बनाएंगे। फिर सेकेंड हेडिंग क्या होगा? कैसे नैतिक व्यवहार का निर्माण करें, हाउ टू बिल्ड एथिकल बिहेवियर। ठीक है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन कोई बताना चाहेगा क्या रहेगा इंट्रोडक्शन?
एनीवन? यहाँ पे देखो, मतलब ओवरऑल फोकस किस पे कर रहा है कि इंडिविजुअल ऑफिसर के कंडक्ट पे, है ना? ठीक है, मतलब इथिकल बिहेवियर पे हमको ध्यान देना है। लेकिन इथिकल बिहेवियर अगर आप देखोगे, किन किन चीजों से मिलकर बनता है, क्वेश्चन में ही दे दिया है, मॉरल करेक्टर और इंडिविजुअल इन्वायरमेंट। मतलब आप चाहो तो उसके लिए अलग वर्ड यूज कर लो। इंडिविजुअल इन्वायरमेंट मतलब कॉन्टेक्स्ट हो गया, मॉरल करेक्टर मतलब जो इंडिविजुअल का वैल्यूज हो गए, बिलीफ सिस्टम हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि इथिकल बिहेवियर किस तरीके से सेफ होता है, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, परिवेश क्या है, या फिर जो पर्सनल, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक एथिक्स की। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्राइवेट एथिक्स की, है ना? तो अब यहाँ पे चाहो तो छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो कि जो हम लोग का इथिकल बिहेवियर होता है वो किस तरीके से सेप होता है पब्लिक और प्राइवेट के इंटरेक्शन से। जो आपका पब्लिक एथिक्स है और प्राइवेट एथिक्स है, उसी से ही आपका बिहेवियर डिराइव होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और ये वाला छोटा सा डायग्राम राइट साइड में, अब जैसे आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, ये मान लो हम लोग इतने में इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में आप इंट्रोडक्शन लिख लो, राइट साइड में डायग्राम बना दो एक। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आप ऐड कर सकते हो। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के हेडिंग वन पे आते हैं कि डिमांड क्या है क्वेश्चन का, डिटर्मिनेंट्स क्या है एथिक्स का, उस पे आते हैं, हेडिंग वन पे। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स को भी हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करके करेंगे। एक, पहला वाला एस्पेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मॉरल करेक्टर या फिर नैतिक चरित्र कैसे डिटरमाइन कर रहा है, मतलब हम लोग का जो खुद का मॉरल वैल्यूज होते हैं उसका कितना रोल होता है, और दूसरा हम लोग एग्जैक्ट वर्ड यूज करना है, इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट या फिर संस्थागत परिवेश। ठीक है, अब यहाँ पे नैतिक चरित्र की जब हम बात करेंगे किस तरीके से डिटरमाइन करता है, तो कम से कम हमको यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट बना ले हैं। सिमिलरली संस्थागत परिवेश किस तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां पे 4 से 5 पॉइंट डालने हैं आपको, है ना? अब जब हम नैतिक चरित्र की बात करेंगे, तो यहाँ पे पर्सन का इंटीग्रिटी कैसा है ना? अगर पर्सन क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, तो वो उसके बिहेवियर में दिखेगा। जो हम लोग का नैतिक चरित्र किससे बना होता है, वैल्यू से बना होता है, वैल्यू सिस्टम, मॉरल कंपास। ठीक है, आप इस चरित्र वाले वर्ड को ब्रेक करो। चरित्र को आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, चरित्र का मीनिंग क्या होता है कि अगर मान लो किसी का गुड कैरेक्टर है तो उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज होंगी, उसके अंदर इंटीग्रिटी होगा, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज होंगी, है ना? उसके अंदर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जैसे मान लो एक जस्टिस, टॉलरेंस। ठीक है, इन सबको लेके एक पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब इसमें किसी का एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, जैसे टीएन सेशन का एग्जांपल हो गया, है ना? तो आप यहाँ पे चरित्र वर्ड को ब्रेक करो कि चरित्र वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट पे आप जाओ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज हो सकता है, इंटीग्रिटी हो सकता है, मॉरल कंपास हो सकता है, वैल्यू ऑफ टॉलरेंस हो सकता है कि अगर आपका अच्छा करेक्टर होगा तो आपके अंदर क्या होगी, आपके अंदर क्या होगा, कंपाशन होगा, इम्पैथी होगा। ठीक है, आप क्या होंगे, इम्पार्शियल होंगे। ठीक है, आपके अंदर क्या होगा, फेयरनेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो आपका खुद का नैतिक चरित्र है वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका बिहेवियर किस तरीके से होगा। अगर आपके अंदर ये वैल्यू है तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, इथिकल बिहेवियर होगा।
यहाँ पे नोलन कमेटी का भी आप एग्जांपल यूज कर सकते हो, मतलब वहां से आप एग्जैक्ट चाहो तो ना यूज करो, मतलब उसके उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको आप यूज कर सकते हो, सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है। अब यहाँ पे संस्थागत परिवेश क्या होता है, संस्थागत परिवेश में क्या हो सकता है, जैसे वर्क कल्चर कहीं का कैसा है ना। वर्क कल्चर अगर अच्छा है, अगर मान लो वहां पे क्या होता है कि एक तरीके से, जैसे कुछ जगह आप देखोगे हियरार्किकल वर्क वर्क कल्चर होता है, कहीं पे क्या होता है सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, है ना। कहीं पे क्या होता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रमोट करते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग में रोल मिले, डिस्कशन हो, डिबेट हो। ठीक है। अगर संस्थागत परिवेश अच्छा है तो वो आपके इथिकल बिहेवियर में दिखता है, मतलब संस्थागत परिवेश ये भी इसमें आ सकता है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इन सबको लोग फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो आपके इथिकल कोड ऑफ एथिक्स हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट हो गए, उसको लोग अपहोल्ड कर रहे हैं। ठीक है। मान लो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहां पे रोल मॉडल्स बहुत लोग हैं, मतलब रोल मॉडल्स एक तरीके से कि वहां पे कुछ लोग बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रहे हैं, और एक दूसरा आप डिपार्टमेंट देखोगे जैसे रोल मॉडल दो एग्जाम्पल लो, एक बढ़िया और एक खराब। जैसे मान लो आप ये देख लो, जैसे रोड में देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा करप्शन, पेटी करप्शन ज्यादा है, मतलब छोटे करप्शन ज्यादा होते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब करप्शन चल रहा है। ठीक है। ट्रैफिक, रोड, आरटीओ, इन सब में। दूसरी तरफ आप कोई और दूसरा एग्जाम्पल ले लो, है ना। जैसे मान लो एक कोई आप ले लो, जैसे इसरो का ले लो एग्जाम्पल, यहाँ पे कलाम का एग्जाम्पल दे दो, यहाँ पे इस डीआरडीओ दोनों रख लेते हैं। कलाम का एग्जाम्पल हो गया, या फिर टीवी सोमनाथ का हो गया। ठीक है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रोल मॉडल होंगे वो पूरा वर्क कल्चर को चेंज करते हैं वहां पे। अगर हमारे पास खराब एग्जाम्पल होंगे तो पूरे वर्क कल्चर को चेंज करते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वर्क कल्चर पे या फिर निगेटिव इम्पैक्ट होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ओवरऑल वर्क कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। कितना वहां पे वैल्यूज प्रोटेक्ट हो रहे हैं, कितना ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कस्टमर हो गए, जितने भी स्टेक होल्डर हो गए, कस्टमर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, कितना इनके इनके बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग है। ठीक है। कस्टमर का ग्रीवांस कितने इजीली, कितना आसानी से एड्रेस हो रहा है। अगर मान लो कहीं पे क्या है, प्रोएक्टिवनेस नहीं है, कस्टमर ग्रीवांस फाइल कर रहे हैं बट सामने से कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो उससे क्या होगा, लैक ऑफ ट्रस्ट होगा, है ना। तो वो धीरे धीरे उसको फर्दर वो इन्हांस करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 4 से 5 पॉइंट इसमें सोचने हैं। यहाँ पे आपको नैतिक चरित्र, मतलब इस वर्ड पे थोड़ा ब्रेक करो, है ना, कि चरित्र में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे मान लो कोई करेजियस है, कोई कवर्डियस है, कोई मतलब बहादुर है और कोई बहुत डरपोक है। अगर करेजियस वैल्यू किसी के अंदर है, नैतिक मतलब उसका मॉरल करेक्टर उसमें है, तो वो उसका बिहेवियर में भी दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इस वाले एस्पेक्ट को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मॉरल करेक्टर, इंस्टीट्यूशनल करेक्टर, फिर कैसे इसका निर्माण करें। ये दोनों एस्पेक्ट हमने कर लिया, मॉरल करेक्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लो अगर डिस्कस करना चाहें किस तरीके से हम लोग इथिकल बिहेवियर को प्रमोट कर सकते हैं, तो क्या क्या तरीके हैं। एनीवन। आज सब लोग शांत होकर सुन रहे हैं, कोई कुछ बोलेगा। कौन कौन है ग्रुप। आयुषी तुम बताओ, मतलब हम लोग एथिकल करेक्टर को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के द्वारा। हम्म। ठीक है, और क्या कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन।
हम्म। ठीक है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो गया, है ना। और जैसे हम लोग यहाँ पे रोल मॉडल डिस्कस कर रहे थे, तो मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इथिकल लीडरशिप चाहिए। ठीक है, या फिर रोल मॉडल। ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जैसे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गया, इसको अपहेल्ड करना है ना। मतलब जब हम लोग यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं तो दोनों लेवल पे बात करनी है कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या चीजें करनी होती है और संस्थागत लेवल पे क्या करनी होती है। ठीक है, जैसे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हम लोग कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे। यहाँ पे कहाँ फोकस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ठीक है, जैसे इथिकल लीडरशिप कहाँ काम आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। तो जब हम लोग ये निर्माण कर रहे हैं, बात करेंगे, तो ऐसा ना हो कि सभी पॉइंट बस इसी पे आ जाए, इस पे भी पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जैसे ये पॉइंट है इंडिविजुअल लेवल पे। और क्या हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे पॉइंट। सिविल सर्वेंट के कंटेक्स में फील्ड विजिट करा सकते हैं, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे एम्पैथी हाँ, डेवलप हो, एथिकल बिहेवियर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फील्ड विजिट हो गया, पब्लिक इंटरेक्शन हो गया, है ना। तो इन सब से भी चीजें इंप्रूव होती हैं। और थोड़ा सा मतलब कोई इसको वायलेट ना करे, जैसे ये सब क्या हो गए थोड़े से मतलब कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजन भी डालने होते हैं, है ना। जैसे आप बोल दिए कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, है ना, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना, कि कोई इथिकल मतलब ऐसा नहीं होना होता है कि बस हम लोग ट्रेनिंग या फिर अवेयरनेस करें या फिर रिवार्ड पॉलिसी हो, थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब फियर भी होना चाहिए कि अगर आप मतलब इथिकली बिहेव बिहेव नहीं करोगे तो ये आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, है ना, और मॉनिटरिंग, ये सब मैकेनिज्म में हम लोग को इथिकल ऑडिट ये वाला आप वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कंक्लूजन अब यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं। कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है, एनीवन। मतलब अब जैसे कंक्लूजन हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन देखो इंडिविजुअल मोरालिटी और क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट, है ना। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट किस तरीके से है, इन दोनों को मिला के ही एक तरीके से अच्छे से हम लोग इथिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर इथिकल बिहेवियर सेव कर सकते हैं, है ना। तो दोनों में ही रिफॉर्म की जरूरत है, मतलब दोनों में ही हम लोग को कुछ कुछ चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग पब्लिक लेवल पर इथिकल बिहेवियर सेव कर पाए। ठीक है, इंडिविजुअल मॉरलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स दोनों को यहाँ पे हमको अपहेल्ड करना है। यहाँ पे जैसे आप कॉर्पोरेट एथिक्स या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, इन सब वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल मॉरलिटी, यहाँ पे वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग एजुकेशन, है ना। यहाँ पे हम लोग ये चीजें फिर से नहीं लिखेंगे, बट हम लोग बस एक समराइज कर देंगे कि मतलब इंडिविजुअल मॉरलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स दोनों साथ में एक इथिकल बिहेवियर को सेव करते हैं, ना कि अलग अलग, है ना। अगर हम केवल बस एक पे रिलाई करेंगे तो हो सकता है इथिकल बिहेवियर ना आए। ठीक है, तो हमको पब्लिक एथिक्स और प्राइवेट एथिक्स दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आईयूसी ने एक डायग्राम डाला था, वो भी आप लोग यहाँ नोट कर सकते हो। आईयूसी कॉपी मैंने रखी है, ये थोड़ा सा डायग्राम आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नैतिकता अगर दिखाना है तो किस तरीके से, मतलब एक कहीं ना कहीं ये डायग्राम तो जा ही सकता है जब भी एथिक्स की बात आएगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी और फिलोसफी, मतलब इस तीनों का क्या है, इंटरेक्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये डायग्राम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो किसी न किसी एथिक्स के क्वेश्चन में। ओके, तो ये हम लोग का क्वेश्चन वन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन टू पे आते हैं। वैल्यूज आर कॉट मोर देन दे आर टॉट। ठीक है,
इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन हाउ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कलेक्टिवली शेप मॉरल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। है ना। अब यहाँ पे देखो मूल्य वर्ड पे फोकस है और दूसरा नैतिक चरित्र पे। है ना। तो या फिर आप जो हम लोग ह्यूमन इंटरफेस वाले इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं जैसे फैमिली सोसाइटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीडिया टीचर। है ना। तो इन सब को इन दोनों में से कोई एक पे आप स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन, या फिर यहाँ शुरू कर सकते हो या फिर यहाँ से, या फिर आप ह्यूमन इंटरफेस से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चरिंग में तो बहुत इशू नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट है यहाँ पे कि रोल ऑफ फैमिली क्या है, सोसाइटी क्या है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है। ठीक है। तो हेडिंग वन हम लोग का रोल ऑफ फैमिली रहेगा। फैमिली का रोल क्या है, दूसरे पे सोसाइटी, तीसरे लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है। ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो या तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वैल्यूज क्या है। अब देखो नैतिक चरित्र क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में यूज हो चुका है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन जैसे एक्चुअल एग्जाम में नैतिक चरित्र दोनों नहीं पूछ रहा है तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो कि करेक्टर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। या फिर यहाँ पे छोटा सा ऐसे डायग्राम बना दिए और उसका करेक्टर का हमने दो तीन की एस्पेक्ट दिखा दिया। करेक्टर मतलब क्या होता है कि अपहोल्डिंग मतलब मॉरली राइटियस होना। ठीक है। अपहोल्डिंग ट्रूथ। ठीक है। हैविंग इंटीग्रिटी, करेज एंड कंपासन, ऐसे करके दो तीन इंपॉर्टेंट वैल्यूज को हमने यहाँ पे करेक्टर ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है। तो आप वैल्यूज ऐसे डिफाइन कर लो कि वैल्यूज मतलब जो ऐसी चीजें हैं मतलब ऐसे हमारे बिलीफ थॉट हैं जिससे हम जिससे हम क्या कर पाते हैं, कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज सही है, या फिर बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक आपने छोटा सा डायग्राम दिखा दिया कि नैतिक चरित्र का मतलब हम क्या समझते हैं कि मॉरली राइट हो, ट्रूथफुल हो, इंटीग्रिटी हो, करेज कंपासन हो। अगर आप और वैल्यू दिखाना चाहते हो तो और दिखा सकते हो लेकिन फिर डायग्राम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बस आपको एक मतलब दिखाना एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम इस वर्ड को अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है। तो दो चार इंपॉर्टेंट कीवर्ड से बस वहां पे जहां पे आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो उसी का राइट साइड में या फिर नीचे से बना सकते हो। ठीक है। अब हम क्वेश्चन पाएंगे कि रोल ऑफ फैमिली क्या है, रोल ऑफ सोसाइटी क्या है, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है। ठीक है। तो फैमिली का क्या रोल है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टोटल तीन हेडिंग है तो हम लोग बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं लिख पाएंगे बट मिनिमम तीन या मैक्सिमम चार पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो फैमिली से हम लोग क्या क्या चीजें सीखते हैं। अब देखो फैमिली लेवल पे भी अगर आपको सोचना है तो आप अलग अलग लेवल पे ब्रेक कर सकते हो कि फैमिली लेवल पे स्टेक होल्डर कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। आपके क्या हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं। है ना। अब आपको दो तीन स्टेक होल्डर मिल गए है ना। या फिर आप पेरेंट्स में मदर फादर अलग कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है। अब आप इन फैमिली मेंबर के हिसाब से सोचो कि आप पेरेंट्स से क्या चीज सीखे हो, ग्रैंड पेरेंट्स से क्या सीखे हो, सिबलिंग से आप क्या सीखते हो। ठीक है। और देखो जब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फैमिली चरित्र निर्माण में किस तरीके से भूमिका निभाती है ना, तो यहाँ पे कहीं कहीं हम थोड़ा निगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाते जाएंगे जिससे कि ये ना लगे कि चरित्र मतलब बस पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं, क्योंकि चरित्र निर्माण क्या हो सकता है, कैरेक्टर बिल्डिंग पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा फैमिली का रोल मतलब दिखाएंगे कहीं कहीं पे निगेटिव वैल्यू भी कंट्रीब्यूट करती है ना। जैसे क्या हम लोग देख सकते हैं कि जैसे किसी फैमिली में जेंडर जस्टिस मतलब हो सकता है महिलाओं का इक्वल स्टेटस ना हो। है ना। तो वहां पे किस टाइप की वैल्यू डेवलप हो जाती है लोगों में, चिल्ड्रन में, कि मतलब एक मतलब मेल सुपीरियरिटी है, उस तरीके की वैल्यू वहां पे इनकलकेट हो जाती है चिल्ड्रन में या बच्चों में। ठीक है। जैसे कई बार देखोगे कि डिसीजन मेकिंग में रोल ज्यादा अगर मेल का हो रहा है तो बच्चे को लग जाएगा कि ये आगे चल के मतलब इस तरीके की चीजें मतलब जहां पे डिसीजन मेकिंग का रोल होता है वहां पे मतलब आदमियों का ज्यादा रोल होता है।
ठीक है, ये जो चिल्ड्रन का एटीट्यूड है उसको सेव कर रहा है ना। तो थोड़ा सा मतलब निगेटिव एग्जाम्पल पॉजिटिव एग्जाम्पल दोनों डालना है, जिससे कि ऐसा ना लगे कि बस हम लोग पॉजिटिव चीजों की, क्योंकि फैमिली का रोल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो हम लोग जब लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक दो एग्जाम्पल निगेटिव में भी डालना है, मेरे कहने का सेंस ये है, ऐसा ना हो कि बस पूरे पॉजिटिव एग्जाम्पल हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फैमिली लेवल पे हम लोग क्या क्या चीजें सीखते हैं। कोई बताना चाहेगा कि फैमिली से हम क्या वैल्यूज लर्न करते हैं। आप ऐसे सोचो, पेरेंट्स से क्या सीखते हो, ग्रैंड पेरेंट्स से क्या सीखते हो, सिबलिंग से क्या सीखते हो। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, लॉयल्टी। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से आपको क्या वैल्यू आती है कि जो हमारे बड़े हैं उनसे उनको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, पेरेंट्स आपके दो टाइप के पेरेंट्स होते हैं, कि जैसे डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग हो गया, है ना, वर्सेज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग हो गया। डेमोक्रेटिक में क्या होगा, क्या चीज आप क्या वैल्यू सीखोगे कि मतलब आपको क्या वहां पे रहता है, जैसे आप डिबेट कर सकते हो, ओपनली अपने थॉट को रख सकते हो वहां पे। अथॉरिटेरियन में क्या हो सकता है कि आपको फॉलो करना होता है ऑर्डर, मतलब आपके जो पेरेंट्स बोले आप उसको फॉलो करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ऐसे लोग हो सकता है आर्मी या फिर इन सब चीज में ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर पाए, है ना, अगर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है। ठीक है, कई बार अपनी आवाज रख नहीं पाते, अपने पॉइंट नहीं रख पाते, बट अगर डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग है तो ऐसे चिल्ड्रन हमेशा क्या होते हैं, जहां पर उनको मौका मिलता है वो अपने पॉइंट को अच्छे से रख पाते हैं। वो अगर मान लो लीडर भी बनते हैं तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ही रखते हैं, कि लोगों से कंसेंसस करके डिसीजन लेते हैं। ठीक है, लेकिन अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग रहेगी तो वो वैल्यूज इनकलकेट हो जाती है बच्चे में, कि अगर मान लो वो किसी फ्यूचर सिचुएशन में अगर किसी लीडरशिप पोजीशन पे आता है तो हो सकता है वो क्या करेगा, मतलब जो मतलब ही विल फॉलो हिज रूल या फिर हिज कमांड। ठीक है, जो उसको चीजें सही लगेंगी उसको उसी के हिसाब से वो चीजें करेगा, रेदर देन डिस्कसिंग विथ अदर पर्सन, क्योंकि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग क्या होता है, डिस्कशन नहीं होता है वहां पे, जो आपके पेरेंट्स ने बोल दिया उसको आपको करना है। ठीक है, तो आप कुछ ये वैल्यूज लिख सकते हो, लॉयल्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। यहाँ पे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में क्या आती है आपके पास वैल्यू, डिसिप्लिन। ठीक है, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग क्या आता है आपके अंदर वैल्यूज, कि मतलब डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो, डिसीजन कंसेंसस बेस्ड ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, डिबेट डिस्कशन इन सब में आप पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, चॉइस बेस्ड डिसीजन होते हैं, आपको चॉइस, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इन सबको रिस्पेक्ट किया जाता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। किसी का और एक्स्ट्रा पॉइंट है। एक और अच्छा पॉइंट है इम्पैथी या करुणा, है ना। तो हम लोग कई बार देखते हैं इम्पैथी भी डेवलप होती है, अगर मान लो पेरेंट्स को कुछ हो रहा है या फिर सिबलिंग्स को कुछ हो रहा है तो आपके अंदर इम्पैथी की भावना आती है। ठीक है, इम्पैथी, कंपासन, पिटी। ठीक है, हो सकता है बाहरी के लिए आपको उतना इम्पैथी ना फील हो, लेकिन घर में ये वैल्यूज आपके अंदर इनकलकेट होती है। राइट, तो यहाँ पे देखो हम लोग कुछ निगेटिव एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए, जैसे जेंडर का हो गया, कास्ट का हो गया, है ना। यहाँ पे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का हो गया, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के प्रोस कॉन्स दोनों हैं। तो हम लोग निगेटिव वाला यहाँ पे बता दिए कुछ, जेंडर बेस पे, कास्ट बेस पे, अथॉरिटेरियन बेस पे। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ कुछ चीजें पॉजिटिव बता दिए। अब हम लोग हेडिंग 2 पे आते हैं। जैसे देखो, अगर कभी आपको पॉइंट जनरेट करना हो तो पहले उसको और ब्रेक करो। रोल ऑफ सोसाइटी, जैसे फैमिली को हमने क्या ब्रेक कर दिया, पेरेंट, सिबलिंग, है ना, और ग्रैंड पेरेंट्स, इवन आप और फर्दर ब्रेक कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट मतलब इतना आप सोच पाओ। अब जैसे सोसाइटी से आपको क्या सीखना है, तो इसको भी आप अलग अलग लेवल पे ब्रेक कर सकते हो। सोसाइटी का क्या क्या पार्ट होता है, सोसाइटी एंड कल्चर, जैसे मान लो आप GS 1 जब पढ़ते हो, सोसाइटी का सिलेबस देखते हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, आप देखते हो उसमें कल्चर की बात होती है, उसमें आप देखोगे रिलीजन की बात होती है। ठीक है, अर्बनाइजेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उन सब से लिंक कर सकते हो कि वो सोसाइटी आपको कैसे सेव कर रही है वैल्यूज फॉर्मेशन में। ठीक है,
इसमें किसी का कुछ पॉइंट है? सोसाइटी किस तरीके से हमारे वैल्यूज को सेव करती है या चरित्र करुणा। निर्माण में करुणा। हाँ सर, करुणा और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जैसे बिश्नोई समाज ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, या फिर मतलब इसमें हम लोग ये लिख देंगे ना कि करुणा किसके लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल इन- बिश्नोई समाज का लिख देंगे, राजस्थान। हम्म। ठीक है, बिश्नोई समाज राजस्थान। ठीक है, पहले लेकिन हमको थोड़ा सा आर्गुमेंट बनाना है ना, डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे। जैसे सोसाइटी से हम क्या सीखते हैं, करुणा हो गया या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब जो कम्युनिटी का जो एक तरीके से जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है। जैसे आप देखोगे इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, आप इंडिविजुअल चीजों जो आपकी चॉइसेस होती है उसको फॉलो करते हो, बट सोसाइटल लेवल पे आपका बहुत आपके हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं। यहाँ पे कलेक्टिव वैल्यूज को ज्यादा प्रीमेसी दी जाती है ओवर इंडिविजुअल वैल्यूज। ठीक है, तो कलेक्टिव वैल्यूज अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा वैल्यू क्या हो सकता है कि सब लोग, मान लो कोई एक एनजीओ है, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई क्लीनलीनेस ड्राइव है। ठीक है, क्या हो सकता है, एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव है। यहाँ पे जैसे स्वच्छ भारत मिशन का डाल दिया है ना, यहाँ पे डाल दिया जैसे हरित मिशन ऐसा करके कुछ लिख दिया, इसका डाल दिया हमने। एक बिहार की स्कीम है, फॉरेस्टेशन को लेके लेके है, आप उसका एफॉरेस्टेशन का एग्जाम्पल डाल सकते हो। ठीक है, जल जीवन हरियाली करके है। ठीक है, या फिर हम लोग इसका डाल सकते हैं कि जैसे नमामि गंगे स्कीम हो गया। वहां पे क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे मतलब डिपेंडेंट है। ठीक है, कलेक्टिव वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। कलेक्टिव वैल्यूज हो सकता है कि जैसे कई बार चीजें आप देखोगे कि अब ये वाली चीजें हम लोग पॉजिटिव देख रहे हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग कलेक्टिव वैल्यूज में निगेटिव भी देख लेते हैं। सोसाइटल लेवल पे कलेक्टिव वैल्यूज क्या हो सकती हैं, हो सकता है कास्ट और रिलीजन बेस्ड रिजिडिटी हो सकती है। ठीक है, हियरार्की हो सकती है। ओके, यहाँ पे इंडिविजुअल का जो चॉइस होता है उसको क्या करते हैं, बहुत बार सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यूज डेवलप हो रही हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर उसको लोग फॉलो करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, अब कास्ट रिलीजन बेस पे अगर रिजिडिटी है तो पर्सन में भी दिखने लगती है। ठीक है, हो सकता है वो सेक्युलर से क्या हो जाए, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन पे ज्यादा वो हो जाए, है ना। ठीक है, तो एक तरीके से कम्युनल वैल्यूज ये सब चीजें दिख सकती हैं। अगर आप कास्ट पे ज्यादा फोकस करते हो सकता है कास्ट रिजिडिटी आपके अंदर हो। ठीक है, अगर आप सोसाइटी के हिसाब से चलोगे, यहाँ पे आपको एक क्लासिक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे विलेज वर्सेस अर्बन एरियाज, रूरल वर्सेस अर्बन एरियाज। यहाँ पे क्या है, कास्ट आइडेंटिटी ज्यादा प्रेवलेंट है, अर्बन एरियाज में कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कॉस्मोपोलिटाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन वैल्यू यहाँ पे डोमिनेट कर रही हैं। ठीक है, तो जब हम लोग सोशल एस्पेक्ट लिखेंगे तो रूरल अर्बन में भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा निगेटिव दोनों डालना है। ठीक है, तो अब कई बार चीजें क्या होती हैं, यहाँ पे इसको क्या कर देता है, मतलब मे बी इथिकली, मतलब अनजस्ट चीजें हैं, मतलब गलत चीजें हैं। ठीक है, अनइथिकल है, लेकिन सोसाइटी में अगर रेगुलर प्रैक्टिस होता है तो उसको क्या कर देता है, जो बिहेवियर होता है नॉर्मलाइज कर देता है। मतलब वहां के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको लगता भी नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहेवियर को या फिर करेक्टर को नॉर्मलाइज कर देता है, इवन अनजस्ट चीजों को लेकर भी, या फिर अनइथिकल अनैतिक चीजों को लेकर भी। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड एस्पेक्ट कि सोसाइटी का क्या रोल है। अब हम लोग थर्ड एस्पेक्ट पे देखते हैं कि रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोचना है तो फर्दर हमको क्या करना होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता कौन है ना, पहले आप वैसे सोचो तब आप पॉइंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है आपके टीचर होते हैं। अब टीचर में भी आप अलग अलग चीजें सोच सकते हो कि कौन सा टीचर, स्पोर्ट टीचर या फिर मैथमेटिक्स या फिर कोई ऐसा डिसिप्लिन। ठीक है, हो सकता है आपके पीयर ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका वहां पे बेस्ट फ्रेंड क्लासमेट हो या फिर मॉनिटर हो।
ठीक है, हो सकता है वहां पे जो गार्ड गार्ड हो उससे आप कुछ सीख रहे हो सकता है आपका बस का ड्राइवर हो, है ना, या प्यून हो गया। तो अब जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सेटअप की बात करते हैं तो वहां पे, या एक और चीज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ऐड कर सकते हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कई बार आप देखोगे, जैसे स्कूल के दीवार पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी रहती हैं, है ना, जैसे मान लो कुछ कलाम का बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अगर प्रोग्रेस करना है तो फैमिली लेवल पे करो, फिर सोसाइटी लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर समाज लेवल पे, फिर ग्लोबल लेवल पे, है ना। अगर हम लोग फैमिली लेवल पे चीजें सही नहीं कर रहे हैं तो वो फिर सोसाइटी लेवल पे दिखेगा। इस तरीके से मान लो कोटेशन जो लिखे रहते हैं वो बहुत इंस्पायर करते हैं चिल्ड्रन को। या फिर दीवार पे ऐसे कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, या फिर कुछ क्रिएटिव डायग्राम बना हुआ है, या फिर कुछ ऐसे पेंटिंग बना हुआ है। ठीक है। तो अब इस पे हमको पॉइंट जनरेट करना है, पहले हमको इसको ब्रेक करना होगा, तब हम बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट सीधा पॉइंट लिखना शुरू कर दोगे तो हो सकता है आप पूरे पॉइंट टीचर पे ही लिख दो, है ना। हो सकता है आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट मिस कर जाओ, हो सकता है आप पीयर ग्रुप वाला पॉइंट मिस कर जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी है कि जब आप सोचो तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड को ब्रेक करो। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। टीचर से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अगर मान लो टीचर, आप देखोगे कि जितने भी वैल्यू सिस्टम, हम लोग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ज्यादातर हमको सबसे ज्यादा कौन सिखाते हैं ये सब चीजें? टीचर सिखाते हैं। यहाँ पे एक आप एग्जाम्पल जैसे दादाजी वगैरह का ऐड कर सकते हो, कि ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग क्या सुनाते हैं? मॉरल स्टोरीज। ठीक है। तो उस कहानियों का एक लेसन होता है, मतलब हर कहानी में एक लेसन होता है। तो उससे आप एक मतलब बिहेवियर में आपके चेंज आता है, कि आपको ये चीजें समझ में आती है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है, ट्रूथ वर्सेज फॉल्स, या फिर राइट वर्सेज इनकरेक्ट, है ना, राइट वर्सेज अनजस्ट। तो इन सब मॉरल स्टोरीज का भी रोल है। तो जब आप ग्रैंड पेरेंट्स वाला लिखो डायमेंशन, तो वहाँ पे मॉरल स्टोरीज की भी बात कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पॉइंट को ब्रेक करेंगे तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हो टीचर्स वाले में क्या हम लोग सीखते हैं? वैल्यू सिस्टम, है ना। पीयर ग्रुप से हम लोग क्या सीखते हैं? कोई बताएगा पीयर ग्रुप से आप लोग क्या सीखते हो? आप जब देखोगे, जब आपके पास हाँ बताओ आयुषी। शेयरिंग की वैल्यू सीखते हैं सर। फिर से बताना एक बार। सर शेयरिंग की वैल्यू सीखते हैं, जैसे लंच टिफिन शेयर करना स्कूल से। थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रहा, एक बार फिर से बोलना। सर पीयर ग्रुप से शेयरिंग की वैल्यू सीखते हैं। हाँ शेयरिंग, हाँ ठीक है। शेयरिंग केयरिंग दोनों कर सकते हैं ना। ठीक है। या फिर ट्रस्ट बोल सकते हैं, कि हम लोग पीयर ग्रुप में क्या रहता है? एक ट्रस्ट रहता है, केयरिंग की बात होती है ना। और हम लोग क्या चीज देखते हैं? पीयर ग्रुप में डिबेट भी होता है, डिस्कशन भी होता है। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। जैसे आप पीयर ग्रुप में देखोगे तो मान लो अगर 4-5 लोग का ग्रुप है ना, तो वहां पे देखोगे कि इन जनरल एक दो लोग का व्यू डाइवर्स रहेगा, है ना। तो आपको जैसे ही व्यू डाइवर्स दिखता है तो वहां पे प्रोज कॉन्स दोनों दिखने लगते हैं। तो वहां से क्या होता है कि एक आपके अंदर बैलेंस आता है, थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? स्कूल इटसेल्फ, है ना। स्कूल में क्या होता है? जो करिकुलम होते हैं वो बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। ठीक है। स्कूल लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। ठीक है। जैसे मान लो क्लीनलीनेस प्रोग्राम हो गया, या फिर एफोरेस्टेशन, है ना, या फिर मान लो कोई परेड करा रहे हैं, या फिर कुछ मतलब एनएसएस एक्टिविटीज करा रहे हैं। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर लिवा के चले गए, या फिर कई बार ऐसे कोई जो कल्चरल साइट है वहां पे लिवा जाते हैं, कि अपने आप कल्चरल रूट को समझो। ठीक है। कंपोजिट कल्चर। तो उससे क्या होता है? बहुत सारी चीजें, वैल्यूज आप सीखते हो। ठीक है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब हम लोग सोच रहे हैं, स्कूल हो गए, टीचर हो गए, यहाँ पे हो सकता है आपको कोई रोल मॉडल भी मिल जाए। कई बार क्या होता है, स्कूल से कोई बहुत बड़ा पर्सनालिटी निकला हुआ होता है, तो आपको वो और भी इंस्पायर करते हैं। ठीक है। रोल मॉडल हो गए, एलुमनी जिसको हम लोग बोलते हैं, स्कूल हो गए। ओवरऑल स्कूल से हम लोग क्या सीखते हैं? टीचर हो गए। पीयर ग्रुप से क्या सीखते हैं? ठीक है। फिर वहां पे जो मॉनिटर, बैच मॉनिटर हो गए, गार्ड हो गए, प्यून हो गए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से भी हम लोग कुछ कुछ सीखते हैं।
जैसे आप स्कूल में जाओगे तो एक आप अलग वाइब आती है वहाँ पे। कुछ पेड़ पौधे भी लगे होते हैं, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे, मतलब एक तरीके से एक मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है ना। वहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें होती हैं। ओके, तो उन सब चीजों से भी आप सीखते हो। ठीक है। इसमें कोई निगेटिव एस्पेक्ट बता सकता है कि स्कूल से हम लोग क्या क्या चीजें निगेटिव में कुछ सीख सकते हैं? मतलब कई बार ऐसा होता है कि स्कूल से रेदर देन पॉजिटिव कुछ चीज आप निगेटिव चीजें ज्यादा सीखते हैं, या कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। एनीवन? आप लोग थोड़ा सोचो, मतलब एक पॉइंट इसमें निगेटिव लिखना जरूरी है। मतलब वैसे लिखने को बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन एक अच्छा पॉइंट आप लोग सोचो। सर जो एग्जाम पैटर्न है वो क्रिटिकल थिंकिंग को कम करता है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब जैसे आप देखोगे स्कूल में क्या होता है, रोट लर्निंग होता है ना। तो रोट लर्निंग से क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग कम होती है। ठीक है। और क्या होता है, एक कंपटीशन का भावना वहां पे ज्यादा रहता है कि हमको मार्क्स ज्यादा लाने हैं, है ना, रेदर देन फोकसिंग ऑन एक्चुअल लर्निंग। ठीक है। तो एक दो हम लोगों ने नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखा दिया। तो इससे क्या होता है, अगर रूट लर्निंग हो रहा है तो वो, अगर आप स्कूल में ही सीख के आए हो, रूट लर्निंग पे ज्यादा फोकस है रेदर देन क्रिटिकल थिंकिंग, तो वो आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एस्पेक्ट। अब जब भी लिखेंगे कंक्लूजन, बस समराइज कर देंगे कि जैसे जब भी आप देखोगे इंडिविजुअल बिहेवियर करेक्टर, वो केवल एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होता है ना। रेदर देन इट इज डिफाइंड बाय द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी अलॉन्ग विथ अदर फैक्टर्स सच एज। मतलब इनका तो दिखाना है, फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा भी ऐसे कंक्लूजन में डाल सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर इंटरफेस एज वेल, है ना। जैसे मीडिया के थ्रू भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उससे लॉज रूल्स रेगुलेशन, उससे भी बहुत सारी चीजें सीखते हो। सोसाइटी का, हालांकि रिलीजन उसी का पार्ट है, रिलीजन हो गया, उससे भी आप सीखते हो। ठीक है। तो देर आर मल्टीपल इंटरफेस जो हमारे वैल्यू सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ये इंडिविजुअल है, अब यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन इंटरफेस है, जिसमें ये सब आ जाते हैं, फैमिली, सोसाइटी, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मीडिया एटसेट्रा, रोल मॉडल, ये सब लिख सकते हैं। दिस इज फाइनल करेक्टर। ठीक है। तो इन सब से पास होके हम लोग का एक फाइनल करेक्टर बनता है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है। उन सब का भी पॉजिटिव रोल रहता है, निगेटिव रोल रहता है हमारे एटीट्यूड या करेक्टर फॉर्मेशन में। ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो हो सकता है वर्क कल्चर। जैसे मान लो जब भी आप टाटा के एम्प्लॉय से मिलोगे जो टाटा में काम कर रहा है, तो आपको हमेशा एक बहुत पॉजिटिव सेंस, मतलब वो लोग बात करेंगे कि वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, सोशल सिक्योरिटी पे फोकस होता है ज्यादा, है ना। या फिर टाटा हमेशा केयर करता है कि मतलब एक ऐसा वहां पे जैसे बैलेंस है, 8 इंटू 8 मतलब 8 आवर आप काम करो, 8 आवर आप फैमिली को दो। ठीक है। फैमिली और पर्सनल को दो 8 आवर स्लीप, 8:8:8। जैसे वहां पे एथिक्स, जो टाटा का एथिक्स है, वहां पे ये चीज फोकस होती है। ठीक है। 8:8:8 रूल। तो हो सकता है किसी किसी का बैड एक्सपीरियंस भी हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट मतलब आप इस तरीके से टाटा एथिक्स ऐसा करके देखोगे तो वो मतलब यहाँ चीजें दिखती हैं, है ना। तो फाइनल वर्जन आपका बनता है, केवल एक फैक्टर से नहीं बनता है कि आप बस केवल फैमिली से सीख गए, है ना, या फिर बस केवल सोसाइटी से, या फिर बस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। इट इज कंबाइंड ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स दैट शेप्स आवर एटीट्यूड एंड करेक्टर। ठीक है। फाइनल करेक्टर और एटीट्यूड हम लोग का मल्टीपल फैक्टर से डिराइन होता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एटीट्यूड कॉन्स्टिट्यूट द साइकोलॉजिकल ब्रिज बिटवीन व्हाट एन इंडिविजुअल थिंक्स एंड हाउ ही आर सी बिहेव्स। ठीक है। ये बस एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड, थॉट एंड बिहेवियर, एंड एग्जामिन हाउ परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस कैन ट्रांसफॉर्म एटीट्यूड। ठीक है।
अभिवृत्ति विचार एवं व्यवहार के मध्य संबंध को स्पष्ट करना है। दूसरा, अन्य और सामाजिक प्रभाव की अभिवृत्तियों में किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, किस तरीके से वो हमारा अभिवृत्ति शेप करता है। सेकंड क्वेश्चन ये है। अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरिंग। इंट्रोडक्शन में तो यहाँ पे सिंपल सा रखेंगे कि एटीट्यूड को डिफाइन करना है, और चाहो तो उसके बाद एक एग्जाम्पल डाल दो। एटीट्यूड क्या होता है, इट इज अ प्रीडिस्पोजिशन, एक मतलब प्रीडिस्पोजिशन पहले से ही डिसाइड होता है टुवर्ड सर्टेन थिंग्स आर ऑब्जेक्ट, कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करोगे, दैट इज कॉल्ड योर एटीट्यूड। मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हो, निगेटिवली बिहेव कर रहे हो। मतलब एटीट्यूड दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ज्यादा और कम नहीं होता है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव एटीट्यूड आपका होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को में देख के। ठीक है, अब जैसे हमने एक एग्जांपल डाल दिया, जेंडर जस्ट जस्ट जेंडर जस्ट बिहेवियर, या फिर एटीट्यूड। यहाँ पे एटीट्यूड वर्ड है तो हम लोग एटीट्यूड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, या फिर हमने कुछ और एग्जांपल डाल दिया, जैसे सेक्युलर या फिर सेक्युलर एटीट्यूड की बात कर दी है। ठीक है, तो ये हम लोग का एटीट्यूड का इंट्रोडक्शन हो गया, डिफिनीशन प्लस एक छोटा सा एग्जांपल, है ना। जेंडर जस्ट एटीट्यूड, सेक्युलर एटीट्यूड, ये आपका हो गया एग्जांपल। राइट, अब हम लोग देखो इसमें स्ट्रक्चरिंग करते हैं। यहाँ पे पूछा है संबंध क्या है, यहीं पे सबसे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है कि आवृत्ति विचार एवं व्यवहार में क्या संबंध है। ठीक है, अब इसको सबसे बेटर तरीका है कि हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें कि आवृत्ति और विचार में क्या संबंध है, मतलब एटीट्यूड और थॉट में क्या संबंध है। ठीक है, फिर इस पे हम लोग देख सकते हैं कि थॉट और बिहेवियर में क्या है, या फिर एटीट्यूड और बिहेवियर। ठीक है, फिर एक हम लोग इस पे भी ला सकते हैं कि फर्दर बिहेवियर फिर किस तरीके से एटीट्यूड को सेव करता है, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। देखो, क्योंकि हमारा जो थॉट होता है उसी के हिसाब से हमारा एटीट्यूड बनता है, और जो हमारा एटीट्यूड होता है उसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर आता है। और कोई चीज हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में करते रहते हैं, कई बार देखोगे ऑफिशियल मतलब शुरू शुरू में बहुत सोचते हैं लोग कि हम जाके ऐसा करेंगे, ये चीजें करेंगे, बट वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं उनका बिहेवियर इस तरीके से हो जाता है, फाइनली उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है, पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली। ठीक है, तो बिहेवियर भी सेव करता है एटीट्यूड को, और कई बार एटीट्यूड से ही आपका बिहेवियर ड्रिवेन होता है, एक्सेप्ट अगर सर्कमस्टांस जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं अगर वो कंड्यूसिव हैं, मतलब अगर उसी के हिसाब से हैं, तो फिर आप अपने एटीट्यूड के हिसाब से ही बिहेव करते हो। अगर सिचुएशनल फैक्टर या फिर जो बाहरी पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, अगर वो जस्ट अगेंस्ट है आपके एटीट्यूड के, तो हो सकता है आप मतलब उस तरीके से बिहेव ना करो, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है डिलेमा हो जाए, जब आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अलग अलग हो जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, डिलेमा या फिर क्राइसिस ऑफ कंसायंस हो जाता है। ठीक है, एटीट्यूड और थॉट, मतलब जो थॉट आपका रहता है उसके हिसाब से आपका एटीट्यूड बनता है। ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है, थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टर्म होता है ना। जो एक बार आपका एटीट्यूड बन गया वो थोड़े लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, तो थॉट से ही हमारा एटीट्यूड सेफ होता है। राइट, तो पहला वाला पार्ट में हम लोग ये देखेंगे रिलेशन क्या है, और ये ऐसा नहीं होता है कि बस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसको हम लोग बस ये चीज क्लियर कर देना है कहीं एक पॉइंट में, कि ऐसा नहीं होता है कि बस एटीट्यूड थॉट में रिलेशन होता है या फिर एटीट्यूड बिहेवियर में होता है ना। सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, ये हम लोग का हेडिंग वन हो गया। किसी को इसमें कंफ्यूजन है, या फिर किसी को लग रहा है यहाँ पे कुछ और हेडिंग हम लोग को बनाना चाहिए। एनीवन? ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो ये हम लोग का हेडिंग वन हो गया है ना। इसमें हम लोग को इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, और मेरे हिसाब से थॉट और एटीट्यूड में ही रिलेशन ज्यादा अच्छा स्टेब्लिश होगा, रेदर देन थॉट और बिहेवियर में, क्योंकि फिर वो एटीट्यूड के ज्यादा क्लोज है। ठीक है, मतलब इस तरीके से समझो, थॉट
फिर उससे आपका सेप होता है एटीट्यूड, फिर आपका आता है बिहेवियर, फिर वो फर्दर सेप करता है आपके थॉट और एटीट्यूड को। ठीक है। तो ऐसे चाहो तो आप छोटा सा डायग्राम भी यहाँ डाल सकते हो। राइट। अब देखो सेकंड एस्पेक्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, परजुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस किस तरीके से हमारे एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये लगभग क्लियर ही हो गया कि एटीट्यूड और थॉट में किस तरीके से रिलेशन है ना। अब हम लोग क्वेश्चन के सेकंड एस्पेक्ट को बस देख लेते हैं ऊपर ऊपर से, क्योंकि 6 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करना होगा। परजुएशन या फिर अनुनय का क्या रोल होता है, और आपके एटीट्यूड शेप में किस तरीके से आपका वो एटीट्यूड शेप करता है इन एटीट्यूड। ठीक है। दूसरा हेडिंग हम लोग क्या रखेंगे, थर्ड हेडिंग, सोशल इन्फ्लुएंस का रोल इन एटीट्यूड। ठीक है, या फिर अभिवृत्ति। ठीक है। अब हम लोग पहले देख लेते हैं परसुएशन किस तरीके से हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है। देखो 10 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप एटीट्यूड थॉट में जब रिलेशन बताओगे तब में लगभग एक दो पॉइंट लिखना ही होगा, है ना, या एक पॉइंट तो मिनिमम लिखना होगा। एक एक दो दो पॉइंट दोनों में लिखना है, तीनों में। फिर यहाँ पे आप दो दो पॉइंट करके डाल सकते हो, टोटल 10 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। या फिर अगर आप शॉर्ट में पॉइंट लिखने का आपका हैबिट है, अगर आप लिख पाते हो तो 3 पॉइंट भी कर सकते हो। परसुएशन किस तरीके से एटीट्यूड को सेव करता है, एनीवन? इसमें कोई बताना चाहेगा कि परसुएशन किस तरीके से एटीट्यूड को सेव करता है? एनीवन? आज पूरा मुझे ही बताना पड़ेगा लग रहा है। कोई आप लोग सोचो ना, थोड़ा सा पॉइंट आएगा, मतलब परसुएशन किस तरीके से एटीट्यूड को सेव करता है। कोई एग्जांपल से ही सोचो, याद आ जाएगा। परसुएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। है ना। यहाँ पे परसुएशन में जनरली हम लोग बात करेंगे कि जैसे क्रेडिबिलिटी क्या होनी चाहिए स्पीकर की। ठीक है। एक जो अरिस्टोटल का मॉडल है वो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों में ही यूज कर सकते हैं, जो इथोस पैथोस और लोगोस है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बना देना है कि मतलब अगर यहाँ पे क्रेडिबिलिटी रहती है और लोगोस मतलब लॉजिक, यहाँ पे क्या है क्रेडिबिलिटी और लोगोस मतलब लॉजिक, और पैथोस मतलब थोड़ा सा इमोटिव, मतलब सामने वाले के इमोशन को समझ पा रहा है तो बहुत अच्छे से परसुएट कर पाएगा। ठीक है। है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर, लॉजिकल डिस्कशन या फिर इमोशनल अपील करके आप चीजों को कन्विंस कर सकते हो। जैसे इमोशनल अपील में डाल सकते हो एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत मिशन बाय प्राइम मिनिस्टर, है ना। ठीक है। आप बस इसी 3 पॉइंट पे बना दो कि किस तरीके से आप जैसे क्रेडिबिलिटी पे बात करते हो। जैसे अगर मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडिबल पर्सन है, जैसे मान लो गांधी जी अपने टाइम में, है ना, अभी के टाइम में मान लो कोई इंपॉर्टेंट क्रेडिबल पर्सन अगर हो, मान लो जैसे यहाँ पे इनकी बात अभी कर सकते हैं, तुकाराम मुंडे की बात कर सकते हैं। ठीक है। या फिर अन्ना हजारे की बात कर सकते हैं। तो अगर ये लोग आके कुछ बोलेंगे तो हो सकता है उससे लोग ज्यादा मतलब सहमत हो पाए। ठीक है, क्योंकि उनकी एक क्रेडिबिलिटी बनी है। तुकाराम मुंडे की अभी आप देखो कुछ दिन पहले उन्होंने रेड किया था, है ना। आई थिंक 29+ उनका ट्रांसफर हो चुका है, तो एक मतलब इंटीग्रिटी के लिए, ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। तो आप उनका एग्जाम्पल यूज कर सकते हो कि अगर वो कहीं पे कुछ बोलेंगे इंटीग्रिटी को लेके, वहां पे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे उसमें उस चीज में उनको लोग जानते हैं, उस चीज में उन्होंने अच्छा काम किया है ना। मतलब अभी तक उन्होंने अपना इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज नहीं किया है। राइट।
सिमिलरली आप बात करोगे लॉजिक बेसिस पे, कि अगर आप लॉजिकल बेसिस से बात करते हो, आप जो अगर जो आपका टारगेट है, जो आपका टारगेट है जिसको आप जिसके एटीट्यूड को आप चेंज करना चाहते हो, तो आप लॉजिकली काउंटर करोगे। ठीक है, एक होता है इलॉजिकली कि हम ये वैल्यू आप अडॉप्ट कर लो, फोर्सफुली नहीं होता है। जब आप चीजें लॉजिकली एक्सप्लेन करते हो विद डाटा, है ना, आंकड़ों के साथ जब आप चीजें बताते हो, तो वहां पे एटीट्यूड चेंज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीन एस्पेक्ट में बात करेंगे। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए स्पीकर की, लॉजिकली बात करना चाहिए, इमोशनल अपील। इमोशनल अपील में आप सीधा मतलब स्वच्छ भारत मिशन या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका एग्जांपल दे दो। राइट। अब हम लोग देखेंगे इस वाले एस्पेक्ट को, सोशल इन्फ्लुएंस का रोल क्या हो सकता है। ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंस मतलब यहाँ पे सोसाइटी का रोल ज्यादा है, समाज का रोल ज्यादा है ना। तो यहाँ पे सोसाइटी में क्या क्या आते हैं, आप इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो, सोसाइटी में क्या क्या आते हैं। मतलब सोसाइटी का आप थोड़ा सिलेबस भी सोच सकते हो, फैमिली हो गया है ना, ओवरऑल सोसाइटी, रिलीजन हो सकता है, ठीक है, सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं। ओके। पोलराइजेशन आप ये सब भी आप डाल सकते हो, सोशल मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये सब भी अब नए आ रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग ग्रुप या फिर साइट। ठीक है, इस इन सब में आपका सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब आ जाएंगे। तो इन सब से भी आपका एटीट्यूड सेफ हो रहा है। ठीक है, तो अब आप एक एक लेवल पे यहाँ पे पॉइंट बता दो कि फैमिली किस तरीके से आपके एटीट्यूड को सेव करती है ना, फिर रिलीजन किस तरीके से आपके एटीट्यूड को सेव करता है, फिर नॉर्म्स, कोई सोशल नॉर्म्स हो गए। राइट। यहाँ पे ये चीज क्लियर है। यस। पीयर ग्रुप के बारे में आप सोच सकते हो, है ना। तो इन्हीं सब से जो हम लोग ऊपर पॉइंट डिस्कस किए, फैमिली का क्या रोल होता है, रिलीजन, है ना, सोशल नॉर्म्स। अब ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो सोशल नॉर्म जैसे ले रहे हो तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों में बता सकते हो। एक एग्जाम्पल पॉजिटिव में, एक एग्जाम्पल निगेटिव में। तो सीधा आप जैसे लिख दिए सोशल नॉर्म, फिर इस तरीके से दिखा दिए कि एक पॉजिटिव एग्जाम्पल ले लिए, जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि लॉयल्टी की बात कर लिए आप, है ना, या फिर आप ये बोल दिए कि जैसे कलेक्टिव गुड्स हो गए, या फिर जो कलेक्टिव कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी है उन सबको प्रायोरिटाइज किया जाता है। फिर निगेटिव में थोड़ा एक दो निगेटिव एग्जांपल दिखाता हूँ, जो जो सोशल इविल्स हैं। ठीक है, जैसे कास्ट सिस्टम, है ना, या फिर पर्दा, ये सब सिस्टम आप डाल सकते हो उसमें। ओके, ये हम लोग का थर्ड हेडिंग हो गया, उसके बाद हम लोग कंक्लूड कर लेंगे कि एटीट्यूड मतलब ये परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। ओके, इन शेपिंग रिस्पॉन्सिबल पब्लिक बिहेवियर। उत्तरदायी सार्वजनिक आचरण के निर्माण में नैतिक एवं राजनीतिक अभिवृत्तियों की क्या भूमिका है ना। इस ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान है, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चरिंग, इसको कम टाइम में फिनिश करेंगे। देखो यहाँ पे रोल ऑफ क्या है, मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड, है ना। तो अब यहाँ पे भी एटीट्यूड की बात कर रहा है। अगर मान लो एक्चुअल यूपीएससी क्वेश्चन में कम चांसेस है कि आपको एटीट्यूड पे दो क्वेश्चन मिले, है ना, तो एक ही क्वेश्चन जनरली मिलेगा, तो आप यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, एटीट्यूड को। मॉरल और पॉलिटिकल बचा के रखना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे डिस्कस करोगे कि मॉरल एटीट्यूड का रोल क्या होता है पब्लिक बिहेवियर में, तो अगर आप यहाँ शुरू में डिफाइन कर दिए, तो यहाँ पे फिर आपका रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आप एटीट्यूड को डिफाइन करोगे और एक एग्जाम्पल डाल दोगे। एग्जाम्पल में बस कोशिश करना है कि मॉरल एटीट्यूड का एग्जाम्पल डाल दो और एक पॉलिटिकल एटीट्यूड का। ठीक है। जैसे मॉरल एटीट्यूड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंटीग्रिटी। पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या हो सकता है, लाइक फॉलोइंग सर्टेन आइडियोलॉजीज, है ना। इक्वालिटी। हाँ, ठीक है, तो ये हम लोग का हो सकता है, मतलब आइडियोलॉजीज एनी पर्टिकुलर, जैसे हो सकता है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे आप ज्यादा रिलाई करते हो, है ना, या फिर हो सकता है आपका मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, तो ये सब आपका आ जाएगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में। तो रेदर देन हमको सभी चीज मेंशन नहीं करनी है, बस एटीट्यूड को डिफाइन करना है और एक
मॉरल वैल्यूज का एग्जांपल डालना है और एक आइडियोलॉजिकल वैल्यूज का। ठीक है। और ये वाला जो आईओसी डायग्राम बनाती है वो भी हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, मॉरल और जो हम लोग का पॉलिटिकल एटीट्यूड बनता है, ये हम लोग का एटीट्यूड है ना, फाइनल, दोनों मिला के एक तरीके से। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग में हम लोग क्या देखेंगे, रोल ऑफ मॉरल एटीट्यूड इन शेपिंग बिहेवियर। पहला हेडिंग हम लोग का क्या रहेगा, मॉरल एटीट्यूड किस तरीके से बिहेवियर को चेंज कर रहा है। दूसरा, पॉलिटिकल एटीट्यूड। ठीक है, मॉरल एटीट्यूड में वही सब चीजें कि मॉरल एस्पेक्ट में क्या क्या आता है, जैसे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, है ना, आपका वैल्यू सिस्टम किस तरीके से है, करेक्टर आपके क्या है, वो सब आपके रोल प्ले करते हैं कि आपका किस तरीके से पब्लिक बिहेवियर होगा। ठीक है, पॉलिटिकल बिहेवियर में क्या हो सकता है, लॉज हो सकते हैं, लॉज रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आइडियोलॉजीज डाल सकते हैं कि क्या कैसी आइडियोलॉजीज आपके कंट्रीज में है। डिपेंड पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लीडर्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल इन सब के आइडिया से आपका शेप होता है बिहेवियर। ठीक है, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग से आप रख लो यहाँ पे। ओके, तो जो हम लोग का पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है, जब आप यहाँ पे पॉइंट लिखोगे आर्गुमेंट, इन सब से इन सबको एज अ वो रखो कि मतलब यहाँ से हमको फर्दर कलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, आइडियोलॉजी से क्या आ सकता है, हो सकता है आप इक्वेलिटी की बात करो, जस्टिस की बात करो। ठीक है, वेलफेयरिज्म की बात करो। ठीक है, इंस्टीट्यूशन से क्या आएगा आपके अंदर एटीट्यूड, अकाउंटेबिलिटी की आ सकती है, बायसनेस या फिर इम्पार्शलिटी की बात आ सकती है, जो हम लोग एक पढ़ते हैं, न्यूट्रलिटी की बात आ सकती है। ठीक है, लीडर से आप देख सकते हो कुछ कुछ वैल्यूज, लॉज से देख सकते हो, है ना। तो हर चीज से आप कुछ आर्गुमेंट बना के एक दो एग्जांपल, जैसे लॉज का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंस्टीट्यूशन का, इस तरीके से वहां पे कनेक्ट करता है। लीडर आपका क्या हो सकता है, हो सकता है कि टॉलरेंस या प्लूरलिज्म, इन सब चीज को प्रमोट कर सकता है ना। एट द सेम टाइम हो सकता है कि वो कोई मतलब इस तरीके से हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर सेक्ट को ज्यादा वो कर रहा हो, अपील कर रहा हो। ठीक है, तो प्लूरलिज्म, टॉलरेंस की वैल्यूज आप सीख सकते हो पॉलिटिकल लेवल पे। ठीक है, या फिर सेक्टोरल आइडियोलॉजीज या सेक्टोरल क्या बोलते हैं, अपील करना, उस पे आप जा सकते हो। डिपेंड करेगा आपका किस तरीके से आप किस लीडर को फॉलो कर रहे हो, या किस पार्टी को फॉलो कर रहे हो, किस आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग का एक और आ सकता है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। जैसे हम लोग का दिखता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, तो वहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लॉज से सीख सकते हैं सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सिविक सेंस हो गए, तो ये हम लोग का पॉलिटिकल एटीट्यूड से ही इन सब से डेराइव होता है। तो जब भी आपको पॉइंट जनरेट करना हो, पहले उसको ब्रेक करना है अलग अलग एस्पेक्ट में। मतलब ये दिमाग में सोचना है ना, ये लिखना नहीं है, बट लेकिन इससे आपके पॉइंट होलिस्टिकली जनरेट होंगे, आप हर एस्पेक्ट को अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे आता है, जैसे आप देखोगे कि पब्लिक बिहेवियर जब भी रहेगा, एक यहाँ पे छोटा सा डायग्राम ऐसा आप डाल सकते हो। मतलब जो पब्लिक बिहेवियर का, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, इथिकल पब्लिक बिहेवियर, बिहेवियर कब होगा, जब हम लोग का कंसाइंस लेवल पे सेटिस्फाइड है ना। तो मतलब हु विल बी मॉरली रिस्पॉन्सिबल, ये जो हम एक्शन ले रहे हैं, जो हमारे थॉट हैं, जो हमारे एटीट्यूड है ना, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर का, मान लो जो हम लोग का बिहेवियर है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसका अगर मान लो वो एक्ट हम करते हैं, उस तरीके बिहेवियर दिखाते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगा। ठीक है, क्या हम मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टेस्ट क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, क्या वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, थर्ड हम लोग डाल सकते हैं पब्लिक वेलफेयर।
मतलब एक देखो, एक तो अपने लेवल पे सोचना है कि हम अपने लेवल पे सही है कि नहीं, ठीक है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे सोचना है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनली आप सही हो कि नहीं सही हो। थर्ड, कोई भी एक्शन आप अगर ले रहे हो तो आप सिटीजन को भी सेंटर में रखो। सेकेंड ईयर से क्या बोलता है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, है ना। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपके क्या है, ट्रिपल टेस्ट ऑफ ह्यूमन, ऑफ इथिकल ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो जब भी आपको इथिकल ह्यूमन बिहेवियर करना है, इथिकल बिहेवियर ह्यूमन आपको चाहिए, मतलब आपको या तो टेस्ट कर रहे हो कि मेरा एक्शन सही है या गलत है, आपको ये तीन चीजों, तीन एस्पेक्ट पे सोचना होगा या क्वेश्चन करने होंगे, है ना, कि हु विल बी मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर बिहेवियर, है ना। या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेरा एक्शन सही होगा कि नहीं सही होगा। या फिर पब्लिक के साथ उस पे, मतलब पब्लिक के साथ उससे वेलफेयर इंक्रीज होगा, अगर जो मेरा एक्शन है पब्लिक वेलफेयर उससे इंक्रीज होगा या फिर घटेगा, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट अपहोल्ड होगा या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। अगर तीनों चीजों पे आप सेटिस्फाइड हो तो फिर आप, मतलब इथिकल, अगर आप तीनों चीजों पे जस्टिफाइड कर पा रहे हो, मतलब आपका बिहेवियर क्या है, इथिकल बिहेवियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया मॉरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड। अब इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि मतलब नैतिक आचरण के निर्माण में नैतिक और राजनीतिक आवृत्तियों की भूमिका, है ना। हमने ये डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद एक बस कंक्लूड कर दो कि दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे। अब यहाँ पे शुरुआत में कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट बस दे रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इनेबल अ पब्लिक सर्वेंट टू ट्रांसफॉर्म पोजिशनल अथॉरिटी इनटू empathetic and effective leadership, explain the concept of emotional intelligence and examine its significance, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, दूसरा सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भावनात्मक बुद्धिमत्ता की संकल्पना का स्पष्ट करते हुए प्रशासन एवं शासन में इसकी महत्ता, दो चीज पूछा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन जब हम लोग करेंगे तो ईआई को बस डिफाइन करना है, not just not just understanding our emotion but also understanding emotion of other and shaping their emotion to further interest, to further our interest, है ना। तो आप अपना इमोशन समझ पा रहे हैं, सामने वाले को भी इमोशन को आप समझ पा रहे हैं, और सामने वाले के इमोशन को आप शेप कर पा रहे हैं टू फुलफिल आवर इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस ही दिखाता है, ठीक है। फिर आप उसके बाद एक कोई एग्जाम्पल डाल दो। जैसे यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग का एग्जाम्पल डाल दो, है ना। और उसमें दो तरीके से दिखा दो कि कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट को नॉन वायलेंट रखा। ये उनका क्या एस्पेक्ट दिखाता है, इंटेलिजेंस वाला एस्पेक्ट दिखाता है। लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट को मास मूवमेंट बनाया, मास बेस्ड मूवमेंट बनाया, ये उनका कौन सा एस्पेक्ट दिखाता है, इमोशनल एस्पेक्ट। उन्होंने दोनों यूज किया, ठीक है। सिमिलरली गांधी का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि गांधी का जो सत्याग्रह था वो भी एक तरीके से नॉन वायलेंट था, वो उनका इंटेलिजेंस दिखा रहा है। लेकिन मास बेस्ड मूवमेंट था, वो उनका इमोशनल एस्पेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इथिक्स इंट्रोडक्शन जब भी लिखो डेफिनेशन और उसके साथ एक छोटा सा एग्जांपल। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब उसको समझाओ अच्छे से, ठीक है। दूसरा हेडिंग क्या है इसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रोल ऑफ एआई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एआई का रोल क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो जब हम लोग एआई कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो वही पांच कंपोनेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है ना। सेल्फ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, मतलब अपने बारे में भी पता हो, सामने वाले के भी बारे में भी पता हो, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, ठीक है। फिर सेल्फ मैनेजमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, इम्पैथी। यहाँ पे क्या हो गया, अवेयरनेस, यहाँ पे मैनेजमेंट। मतलब पहले आप क्या कर रहे हो कि अपने बारे में समझ पा रहे हो, अपने इमोशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, और सोसाइटी या फिर सोशल एस्पेक्ट उस पे भी आप, बाकी लोग के भी इमोशनल एस्पेक्ट को आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। फिर आप उसको मैनेज भी कर पा रहे हो, ऐसा नहीं कि बस आइडेंटिफाई कर रहे हो। अपने लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आप चीजों को कंट्रोल कर पाते हो, बल्कि सोसाइटल लेवल पे या फिर सोशल लेवल पे या फिर दोस्तों के या फिर किसी पर्टिकुलर
जो आपके कांटेक्ट में या फिर अपने सबऑर्डिनेट के, आप उनके इमोशनल एस्पेक्ट को भी समझ के उसको भी सेव कर पाते हैं। ठीक है, फिर पांचवा कंपोनेंट क्या है, इम्पैथी। तो पहले आपको ये समझाना है, और यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन लिखना है, गोलमैन का नाम भी लिख देना है कि डेनियल गोलमैन के हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, अपना इमोशन समझना, दूसरे का इमोशन समझना, और दूसरे के इमोशन को सेव करना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का पूछा है कि रोल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। तो अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो चीजें एक गुड गवर्नेंस स्टेब्लिश करने में चाहिए, बस उसी सब चीजों से आप कनेक्ट कर दो। ठीक है, जैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ठीक है, वेलफेयरिज्म की बात कर सकते हो। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, या फिर अकाउंटेबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो ट्रस्ट बिल्डिंग। ठीक है, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट रहोगे तो हो सकता है कि लोग आप पे ट्रस्ट ज्यादा करें, है ना, क्योंकि आपके अंदर इम्पैथी भी है। लेकिन अगर मान लो कोई सिविल सर्वेंट ऐसा है जो जिसके अंदर इम्पैथी नहीं है, तो हो सकता है और मतलब उतना ट्रस्ट ना रह पाए वहां पे। ठीक है, इथिकल डिसीजन मेकिंग हो सकता है। ठीक है, आप कोई सिचुएशन में मतलब जैसे कॉन्फ्लिक्ट, ये हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, या फिर आपको इथिकल डिलेमा हो रहा है, तो इन सब सिचुएशन आप इजीली निकल पाओगे। ठीक है, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस है, तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो इजीली इन सब सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आप वर्क कल्चर अच्छा रख पाओगे अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है, सिविल सर्वेंट है, तो हमेशा देखोगे वर्क कल्चर बहुत अच्छा रखेगा। ठीक है, तो वो प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा, ऐसा नहीं कि पूरा प्रेशर टीम पे डाल दे। ठीक है, तो हेल्दी वर्क कल्चर रहेगा, टीम लीडरशिप रहेगा। ठीक है, मतलब देखो लीडर वर्सेस मैनेजर, लीडर में क्या क्वालिटी होती है, लीडर वर्सेस मैनेजर। ठीक है, तो वो एक है लीडर की तरह काम करेगा रेदर देन मैनेजर। ठीक है, मैनेजर के अंदर क्या होती है, अथॉरिटी होती है। वहां पे लोग सुनते हैं क्यों, बिकॉज द बॉस हैव अथॉरिटी। है ना, लीडर का बात क्यों लोग सुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारा लीडर है वो सही है, मतलब उसकी बातें जेन्युइन है, उसको माना जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, मैनेजर को लीडर बना देता है अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है, क्योंकि वो दोनों चीज का यूज कर रहा है, इमोशन का भी और इंटेलिजेंस का भी। है ना, तो वो लोगों की बातें भी समझ पा रहा है, लॉजिकली काउंटर भी कर रहा है, लॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन भी कर रहा है, प्लस इमोशनल लेवल पे भी सामने वाले को इमोशन को अच्छे से समझ पा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन। बाकी फिर वही कंक्लूड कर, यहाँ पे एक और लिख सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड कैसे करना है, कैसे निर्माण करें इमोशनल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो थोड़ा सा वे फॉरवर्ड यहाँ पे डाल देना है, फिर उसके बाद कंक्लूड करना है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आईयूसी किस तरीके से बना सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मेडिटेशन के द्वारा इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि ध्यान केंद्रित करना, अपनी भावनाओं को समझना। हम्म। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ सोशल अवेयरनेस, हम लोग को इस पे यहाँ पे डालना होगा कि आप मतलब अपने अंदर झांक के देखो, इनर अवेयरनेस, अपने इमोशन को समझो, सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस। है ना, तब आप चीजों को अच्छे से मतलब सामने वाले के इमोशन को और अपने इमोशन को समझ पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद डिसिप्लिन भी प्रैक्टिस करो, मतलब आप इमोशन समझ लिए लेकिन उसको कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, फिर जैसे इमोशनल एस्पेक्ट इम्पैथी वाला कंपोनेंट है, तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा इसकी भी बात कर सकते हैं कि जो एंथ्रो फिलेंथ्रॉफी, ठीक है, थोड़ा बहुत चैरिटी, ये सब चीजें करने से भी आप इमोशनल एस्पेक्ट को समझ पाते हो। डेवलपिंग इम्पैथी, है ना, कि आप प्रैक्टिस करो कंपासन। राइट। ठीक है, एनी अदर मतलब वे टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, और कोई तरीका है। प्रभावी संवाद सर, उनके साथ कम्युनिकेट करना लोगों से, जिससे हम उनकी इमोशन, उनकी आवश्यकताओं को अच्छे से समझ पाए। हम्म। है ना, कम्युनिकेट करना, अच्छा वर्क कल्चर रखना। ठीक है, इन सब से भी आती है सोशल सिक्योरिटी। ठीक है,
तो उससे क्या होता है कि आप चीजों को समझ पाते हो। ठीक है, टॉलरेंस रखना, कुछ कुछ जो कोर वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी डाल सकते हैं। है ना, तो अगर आप वैल्यूज स्ट्रांग रहेंगी तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी डालना, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, फिर एक कंक्लूड कर लेंगे कि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेड की रोल, है ना, इन इंश्योरिंग द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। थोड़ा सा हमको वर्ड चेंज करना होगा, क्योंकि मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, यहाँ पे हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस का बस फाइनल एक हॉलिस्टिक कंक्लूजन में डाल दिए, किस तरीके से वो इफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, या फिर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, या फिर वर्क कल्चर को किस तरीके से बेटर, पीपल सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक वर्क कल्चर। एक दो आप जो वहां पे पॉइंट लिखने वाले थे, एक दो कीवर्ड बचा के रखो कि आप यहाँ कंक्लूजन में डाल सको। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब प्लेस की रोल इन बिल्डिंग द हेल्दी वर्क कल्चर एंड इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। ठीक है, इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ethical standard of public life cannot be entirely divorced from values cultivated in private life। ठीक है, critically examine the relationship between ethics in private and public relationship, suitable examples। ठीक है, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के अंतर संबंध का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है ना। अब देखो यहाँ पे इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे इथिकल स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ, इन दोनों में से कोई एक कीवर्ड आप यूज करके स्टार्ट कर सकते हो अपना आंसर, इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरिंग में क्या रहेगा, पूछा है कि किस तरीके से रिलेटेड है इथिक्स इन प्राइवेट और पब्लिक, किस तरीके से रिलेटेड है ना। कुछ चीज देखोगे कि आप मतलब एक पहले रिलेशन दिखा दो कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, फिर एक ये दिखा दो कि डाइवर्जेंस कहाँ पे है ना। कई बार क्या होता है कि जब आपका जो प्राइवेट में जो आपके वैल्यू सिस्टम होते हैं, वही आपके पब्लिक लाइफ में भी आते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी पॉइंट आपके बने वो आप रिलेशन में दिखा दोगे, है ना। या फिर जो पब्लिक रिलेशन में जो आपके वैल्यूज रहते हैं, वो फिर आपके धीरे धीरे फैमिली में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस आप इस इन सब में डाल सकते हो, है ना। या फिर ये थोड़ा सा वे फॉरवर्ड में आएगा, लेकिन मतलब जैसे पब्लिक रिलेशनशिप में क्या होता है, कई बार हम लोग प्रेशर को टैकल नहीं कर पाते, तो वो आपका फिर प्राइवेट लाइफ में भी दिखता है। ठीक है, कोई मान लो अगर पुलिस सर्विस में है या फिर आर्मी में है, तो उसका जो एक एटीट्यूड या जो डिसिप्लिन वहां पे सिखाई जाती है, वो उसके फैमिली लेवल पे भी रिफ्लेक्ट होती है ना। तो हम लोग प्राइवेट और पब्लिक में किस तरीके से को रिलेट कर पा रहे हैं, वो आप यहाँ पे दिखाओगे फर्स्ट वाले में। फिर सेकंड में आप दिखाओगे कैसे दोनों डाइवर्ज करती हैं। राइट। फिर थर्ड हेडिंग हम लोग का क्या रहेगा, हाउ टू बैलेंस, बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, ये हो जाएगा। हाँ यूसी, ये हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। है ना, इस तरीके से यहाँ पे डाइवर्जेंस वाला भी पॉइंट डालना है कि कहाँ पे दोनों एक दूसरे में सिमिलरिटी है या फिर एक दूसरे को सेव कर रहे हैं। कुछ चीजें हो सकती कॉमन हो, है ना, कुछ दूसरे एक एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे देखो कॉमन क्या हो सकता है ऑनेस्टी इंटीग्रिटी घर पे भी चाहिए और प्राइवेट लाइफ में भी चाहिए, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी आपका पब्लिक लाइफ में भी चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीजें बहुत कॉमन भी है, कुछ चीजें कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं। कि अगर आप मतलब पर्सनल लाइफ में आप वही इंटीग्रिटी ऑनेस्टी आपके अंदर है, तो वो आपके पब्लिक लाइफ में भी दिखेगा।
ठीक है, फिर आपको दिखाना है कैसे कैसे दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज करती हैं। जैसे आप दिखा सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से सोचो, सोर्स क्या होता है पब्लिक एथिक्स का और प्राइवेट एथिक्स का। सोर्स क्या होता है प्राइवेट एथिक्स में, सोर्स क्या होता है? जैसे यहाँ पे फैमिली हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सब हो गए जो ह्यूमन इंटरफेस। यहाँ पे सोर्स क्या होता है पब्लिक एथिक्स में? लो। है ना, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लॉज हो गए, लॉज रूल्स रेगुलेशन, वर्क कल्चर कैसा है ऑफिस का, ये सब आपके सोर्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होता है? पर्सनल होता है, मतलब आप पर्सनल इंटरेस्ट या फिर फैमिली इंटरेस्ट उन सबको प्रायोरिटाइज करते हैं, या फिर फ्रेंड के इंटरेस्ट। ठीक है। लेकिन पब्लिक एथिक्स में क्या होता है आपका? पीपुल का इंटरेस्ट, पीपुल वेलफेयर, या फिर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में आप सोचते हो गुड गवर्नेंस। ठीक है, इफिशियंसी, इन सब चीज को आप अपहोल्ड करते हो। यहाँ पे ये दोनों डाइवर्ज करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे ये दोनों फर्स्ट हेडिंग में हम लोग दिखाएंगे कैसे रिलेट करते हैं, क्या क्या चीजें कॉमन है, कैसे एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फिर दिखाएंगे कहाँ कहाँ दोनों डाइवर्ज करते हैं। ठीक है। फिर थर्ड हेडिंग हम लोग का क्या रहेगा, किस तरीके से बैलेंस करें। देखो, क्योंकि ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो हम लोग को 3 से 4 पॉइंट यहाँ लिखना है, 3 से 4 पॉइंट यहाँ। ये थोड़ा सा टेबल ऐसे बना सकते हैं, 3 पॉइंट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट में सजेशन। है ना। अब पब्लिक प्राइवेट एथिक्स कैसे हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं? जैसे वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो गई। ठीक है। यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, या फिर लॉज रूल्स रेगुलेशन, है ना, या फिर जो कॉर्पोरेट एथिक्स है, या फिर पब्लिक एथिक्स है। ठीक है, इन सब से। ठीक है, मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई जाए, जिसमें मतलब पब्लिक और प्राइवेट एथिक्स को दोनों को प्रायोरिटाइज किया जाए। ठीक है। और जहाँ पे कंट्रोवर्शियल मैटर्स है, जैसे जहाँ पे लगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, उन सब सिचुएशन में क्या हो सकता है वहां पे रिक्यूज कर सकते हैं सिविल सर्वेंट। ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं वहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, या फिर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको प्रायोरिटाइज करना। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है, कोई आपका फ्रेंड को, मतलब कोई मान लो किसी को फाइनेंशियल नीड है, आपको फ्रेंड को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो इस बेसिस पे हमको नहीं देना है। वहां पे आपको ऑब्जेक्टिविटी भी मेंटेन करनी है, बस केवल कंपर्सनेट ग्राउंड पे नहीं देना है। ठीक है। तो कंपर्सनेशन ऑब्जेक्टिविटी के साथ दोनों चीज देखनी है ना, क्योंकि पर्सनल लेवल पे क्या होगा कि आप कंपैशनेट ज्यादा हो जाओगे, है ना, पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करोगे। लेकिन जब आप ऑफिशियल लेवल पे देखोगे, पब्लिक लेवल पे देखोगे, आप वहां पे ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने की कोशिश करोगे, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो इन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है, कंपैशन कंपैशन या फिर सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग पब्लिक प्राइवेट एथिक्स को मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो हमारा यहाँ पे 3 हेडिंग बनेगा, रिलेशन, डाइवर्जेंस और हाउ टू बिल्ड, या हाउ टू बैलेंस। राइट।